था, और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है मेरे पास। ये क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, दो पासे फेंके जा रहे हैं लूडो वाले, ठीक है। एंड द सम ऑफ द नंबर विच कम्स अप ऑन द डाइस इज नोटेड, ठीक है। एंड द सम comes comes up on the number is noted, ठीक है। जो भी सम आ रहा है दोनों को मिला के वो नोट कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट ये है, तो कुछ कंडीशन है, कंडीशन बता देता हूँ कि ए कोई इवेंट है, ए कोई पॉइंट है जहां पे सम इवन हो, सम इज इवन। बी कोई इवेंट है जहां पे लिखा हो सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सम इज मल्टीपल ऑफ 3। सी क्या है, सम इज लेस देन 4, सम इज लेस देन 4, ठीक है। एंड डी एक इवेंट है जहां पे लिखा हुआ है सम इज ग्रेटर देन 11, सम इज ग्रेटर देन 11, ठीक है। तो ये 4 इवेंट्स हैं। अब वो कह रहा है कि व्हाट आर द विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये कल मैंने बताया था क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब उनका इंटरसेक्शन मैच ही ना करे, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, ऐसा तरीके से, ठीक है। तो ये जरा बताओ कोई, बताओ अभी एक बार। बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो इसमें क्या है, वो बोल रहा है कि ए एक ऐसा इवेंट है जब दो पासे फेंके जा रहे हैं, दो सिक्के फेंके जा रहे हैं, तो उसमें वो कह रहा है कि उन दोनों को जो दो, जब दो पासे फेंकोगे तो दोनों पे अलग अलग नंबर आएगा, तो उनका जो सम है मतलब जोड़, ठीक है, योग या जोड़ लिख दो, या योग, ठीक है, जो सम है योग है, वो जो है नोट कर लिया है। तो नोट करके क्या इवेंट बनाए गए हैं कि पहले एक तो जिसपे दोनों पे सम इवन हो, मतलब सम संख्या बन जाए। बी क्या है, सम मल्टीपल ऑफ 3 हो, 3 का मल्टीपल हो, सम इज लेस देन 4 हो, 4 से कम का सम हो, सम जो है 11 से बड़ा हो। इन सब इवेंट्स को लिखना है। तो पहले ए ले लेते हैं। तो अब सिक्के अपने पास ही फेंके, तो आपको पता है पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1 से लेके 6 तक आ सकता है, दूसरे पे भी 1 से लेके 6 तक आ सकता है। तो अब सम इवन है, तो अब इवन वाले केस काउंट कर लो, दोनों पे 1 मान लो, 1 और 1 दोनों को जोड़ोगे तो आप सम कितना आएगा, 2, तो वो इवन है। ऐसे ही सेकंड केस मान लेते हैं, 1 2 आ जाएगा, लेकिन 1 2 ऑड हो जाएगा, तो 1 3 ले लेते हैं, है ना। ऐसे ही 1 5 ले लेते हैं, क्योंकि इनका योग जो है ना, दोनों का योग बेटा, दोनों का जो जोड़ है वो इवन आना चाहिए। तो इस तरीके से हम पेयर बनाएंगे। 1 6 ले नहीं सकते, ऐसे 2 1 नहीं ले सकते, 2 2 ले लेंगे, ठीक है। ऐसे 2 4 2 6, ठीक। ऐसे ही फाइनली आप बनाते जाओ जल्दी जल्दी, तो बन जाएंगे। क्या है, 3 के साथ क्या लोगे, 3 1 3 3, है ना, 3 6, सॉरी 3 5 और 6, ठीक है। ऐसे ही 4 2 4 4 4 6, ठीक है। और फाइनली 6 2 6 4 एंड 6 6। तो कितने हो गए टोटल, ये इतने सारे जो है बन गए आपके। अच्छा 5 रह गए ना, 5 का रह गया, 5 1 5 3 एंड 5 5, ये 3 रह गया। 3 4 5 तीनों के केस कवर हो गए। अभी इतना आपने बना लिए, एक एक पहला इवेंट है। क्यों हमने इतने सारे केस क्यों बनाए, इन सबका देखो दोनों डिजिट्स का योग जो हमेशा इवन है, इसलिए इतने सारे कॉम्बिनेशन बन गए। बी बना लेते हैं। बी कह रहा है सम इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब आपको ऐसे इवेंट्स लिखने हैं जिनमें मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो जोड़ है वो 3 का मल्टीपल हो। तो जैसे 1,2 आप लिख सकते हो। 1,2 में क्या है, 2 और 1 कितना सम बनना है, 3, तो 3 का मल्टीपल है ना, 3 का गुणांक है। ऐसे ही 1 5, है ना, 1 5 आ जाएगा, 1 2। तो चलो 1 2 लिख दिया, तो यहाँ 2 1 भी लिख ही दो, इसी का जो जस्ट अपोजिट जो आएगा, कि पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। 1 5 लिख दिया तो 5 1 भी लिख ही लो। और क्या बन जाएगा, 1 2 5 1 3 3, ठीक है। 3 3 का केस एक ही रहेगा, क्योंकि वो यूनिक केस है, उसमें दोनों बार नहीं लिख सकते। 2 4 बन सकता है, तो 4 2 भी बनेगा, है ना। 2 4 4 2 5 1 बन जाएगा, तो 1 5 भी बनेगा। सॉरी 1 5 तो लिख ही लिया हमने,
5115 दोनों लिख लिए है ना, 24 बन गया। अब 5 का हो गया तो 6 रह गया, 6 है ना, और फाइनली 6 ठीक है। 6 और 6 12, ये भी 3 का मल्टीपल है, 6 3 9 और 3 6 9। हाँ ठीक है, तो इतने सारे केस बन गया अलग अलग है ना। 4 5, हाँ 4 5 भी रह गया ना, 4 के साथ 2 तो ले लिया, 4 के साथ 5 भी आएगा एक, और 5 के साथ 4 भी आएगा एक, ये भी एक केस है। 4 5 5 4, तो कितने हो गए टोटल, 2 4 4 8 और 4 12, टोटल 12 केस हो गए है ना। हाँ ठीक है। तो सी, अब सी ये अपने ले लिया बी इवेंट, सी का क्या है, सम इज लेस देन 4, लेस देन 4 सम होना चाहिए, तो क्या है सिंपल, सम को लेस देन 4 कर दो, 1 कॉमा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 नहीं ले सकते, तो 3 और 1 तो 4 हो जाएगा, वो लेस देन 4 बोल रहा है स्ट्रिक्टली, तो 2 कॉमा 1 आ जाएगा एक है ना, उल्टा आ जाएगा, बस यही 3 केस बनेंगे और कोई केस नहीं है। और डी फाइनली क्या बनेगा कि सम इज ग्रेटर देन 11 बोल रहा है, तो ग्रेटर देन 11 एक ही केस है, 6 आप 6 का एक ही केस ले सकते हो जिसमें 11 से सम जो है बड़ा रहेगा। तो ये आपके 4 हो गए। अब ध्यान से देखो, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, जिनमें कॉमन बिल्कुल नहीं होता है, केवल वही इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, क्योंकि कल ही बताया मैंने, जब 2 इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब उनका कॉमन या इंटरसेक्शन, मान लो जैसे बी और सी है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब जाके वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे है ना। तो ऐसे ही हमको हिसाब लगाना है, तो लेट्स सी। देखो पहले वाले में 6,6 यूज हो रहा है और यहाँ पे क्लियरली 6,6 यूज हो गया, तो ए और बी तो आपस में बिल्कुल भी नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कॉमन चीज आ गई है। अब 1 2 इसमें भी है और 1 1 इसमें भी है, तो बी और सी भी नहीं है, 1 1 इसमें भी है, 1 1 इसमें भी है नीचे वाले में, ठीक है। तो ये भी आपस में नहीं हुआ, ए बी नहीं हुआ, बी सी नहीं हुआ, ए सी नहीं हुआ, इनमें से कोई नहीं हुआ। लेकिन ए और डी देखो, अब डी के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं ए का, तो ए का कंपेरिजन डी के साथ करोगे तो 6 6 कॉमन मिल गया ये दोनों, तो ए और डी भी नहीं हुए। ऐसे ही बी के साथ कंपेरिजन करोगे तो बी में भी 6 6 है और डी में भी 6 6 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन सी और डी का कंपेरिजन करोगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सी के जो केस है और डी के केसों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जब आप सी इंटरसेक्शन डी निकालोगे तो एक्चुअल में आपका 0 आ जाएगा। हेंस सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो आप इस तरीके से सवाल कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब थोड़ा एक्सियोमेट्रिक अप्रोच की तरफ चलते हैं कि क्या होती है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच, ठीक है, टू प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये जो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है क्या, ये एक्चुअली ऐसा है कि आपने क्या किया, आप हमेशा सैंपल स्पेस काउंट करके चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब कई केस ऐसे आएंगे जहाँ पे आप सैंपल स्पेस तो बता सकते हो, लेकिन जो इवेंट्स होने वाले हैं उनकी आप चर्चा नहीं कर पाओगे, आपको काउंटिंग नहीं हो पाएगी है ना। तो थोड़ा सा फंक्शन के तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है ज्योमेट्रिक अप्रोच को, ताकि आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर पाओ। मतलब आप बता सको कि भाई कितने नंबर ऑफ चीजें हैं, तो फंक्शन बना के वो चीजें इजीली सॉल्व हो जाती हैं कंटिन्यूस फंक्शन में। अच्छा, किसी की कोई भी इवेंट जो होता है, मतलब अगर कोई भी डिफाइंड सैंपल स्पेस है, उसमें किसी भी सैंपल पॉइंट की हम अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, तो वो प्रायिकता जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है ना। और जो इवेंट श्योर है कि मतलब ये सारी जो सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है कि मान लो इतना होगा, जैसे मैं बोलूं कि एक वो कॉइन टॉस किया मैंने, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इंडिविजुअल आने की तो सिंपल है कि इंडिविजुअल आप निकालोगे तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, 2 केस बन सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता हो गई 1 केस और डिवाइड बाई टोटल केस, तो 1/2 आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि हेड के कॉइन टॉस किया तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड या टेल आने की क्या प्रायिकता है, दोनों में से कुछ भी आने की क्या प्रायिकता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाता है 1, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, श्योर इवेंट हो गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों श्योर बातें हैं। कंप्लीट सैंपल स्पेस आपने ले लिया तो आप हेड टेल बोल सकते हो। जैसे मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने एक पासा फेंका लूडो का, डाइस थ्रो किया, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आने की क्या प्रायिकता है, मतलब ये सारे इवेंट होने की क्या प्रायिकता है, तो वो भी मेरी 1 हो जाएगी, क्योंकि सारा कंप्लीट सैंपल स्पेस की प्रायिकता जो होती है, कंप्लीट सैंपल स्पेस की प्रायिकता हमेशा 1 होती है ना। मतलब जो इवेंट श्योर शॉट हो गया कि ये होगा ही होगा, भाई तुमने पासा फेंका है तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन अगर ऑन दी अदर एंड में ये बोलता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, वो क्या होगी, मतलब किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी लेता, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालना मैं बाद में सिखाऊंगा, वैसे तो 1/6 होती है, बट ये चीज अभी तुम ये बस समझो कि आई कैसे।
तुम बस ये समझो कि जो भी इंडिविजुअल इवेंट होते हैं ना, इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है। तो इसके कुछ रूल्स है, वो मैं लिखा देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी सैंपल स्पेस जो कंप्लीट श्योर इवेंट है ना, श्योर इवेंट हो, श्योर इवेंट बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं कंप्लीट सैंपल स्पेस, कंप्लीट सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी, है ना। सिंपल सी बात है। ये तो कंप्लीट सैंपल स्पेस की बात होगी। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई इवेंट है इसमें छोटा छोटा, जैसे एक सैंपल स्पेस है, आपने कुछ भी फेंका, कुछ सैंपल स्पेस है यहाँ पे आपने बना लिया, सपोज 1 2 3 4 5 6, वही डाइस का ही मान लो। तो उसमें किसी एक, जैसे मान लो 1 आने की क्या प्रायिकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की प्रायिकता की हमेशा जो रहेगी वो या तो 0 से बड़ी रहेगी या 0 रहेगी, है ना। ऐसा ही हो सकता है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है। 0 से बड़ी मतलब, लेकिन 1 से नीचे, 1 से कम। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा ऐसे रहती है कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहोगे तो आइदर वो 0 रहेगी या उससे बड़ी रहेगी, आइदर वो 1 रहेगी या उससे उससे छोटी रहेगी, ठीक है। ये हमेशा ये चीज जो है नोट करके रख लो कि किसी भी इवेंट की आप प्रायिकता निकालोगे, इवेंट मतलब अगर शॉर्ट शॉर्ट इवेंट हो गया, जैसे मैंने बता दिया कंप्लीट सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है, तो अगर वैसा शॉर्ट शॉर्ट इवेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। अदरवाइज किसी भी छोटे सैंपल की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो हमेशा आइदर 0 आएगी या 1 आएगी या उसके बीच की वैल्यू, है ना। ऐसा रहता है। तो ये चीजें हैं। अब थर्ड पॉइंट यहाँ से कंक्लूड करना है हमको क्या, कि अगर मान लो जनरली जो आपने सेट पढ़ा होगा, तो सेट में एक प्रॉपर्टी होती है कि एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन, एन ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। नंबर ऑफ सेट्स के पॉइंट्स को जो बोलते थे सैंपल पॉइंट्स मान लो, तो ये इंटरसेक्शन बी आपका जो है इसमें से माइनस हो जाता था। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी की एक वो है, आप इससे सेम ड्रॉ कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आप निकालना चाहते हो उससे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो आप ऐसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी से एक और कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का यूनियन लेना है तो आपकी ये प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड है, ठीक है। ये किस केस में है, जब एक्जियोमेट्रिक अप्रोच है, मतलब जो इवेंट्स है वो इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब उनका होना ना होना बराबर ना हो, है ना। मतलब इसमें क्या है कि कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें पता नहीं है कि अगर ऐसा केस आ जाए जहां आप सैंपल स्पेस काउंट नहीं कर पाओ, जहां पे आप नंबर ऑफ फेवरेबल केस काउंट नहीं कर पाओ, तो उन चीजों में ये ऐसा रहता है कि आप काउंट नहीं कर पाओगे, तो आपको इस अप्रोच से चलना है। इसी का एक एक्सटेंशन रहता है कि अगर मान लो ए एंड बी बोथ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0। ये बताइए आपको। तो इसीलिए यहाँ से ये आप ड्रॉ कर सकते हो कि जब भी इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए तो आप इसको ये लिख सकते हो कि पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन बी इज नथिंग बट इक्वल टू पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस हो गया क्योंकि आपका इंटरसेक्शन 0 हो गया। अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड है अगर एक्सक्लूसिव नहीं दिए हैं इवेंट्स। तो ये छोटी छोटी सी ड्रॉज है, इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनको आप समझ लो और फिर मैं याद करा दूंगा इनको। याद तो मतलब हो ही जाएगा तुमको, पर समझना जरूरी है, ठीक है। अब कोई भी नल इवेंट है, मतलब कोई इवेंट होगा ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, उसको लिखना बेकार है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नल इवेंट, है ना, ये नल इवेंट है। नल इवेंट मतलब कुछ होना ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 है। जिसका अब मैं बोलूँ कि एक डाइस फेंक रहा हूँ, 7 आने की क्या प्रायिकता है, 7 तो कभी आएगा नहीं, 0, ठीक है। तो वो नल इवेंट होगा। अब इसमें कुछ इन्होंने ये दिया हुआ है कि मान लो इसको थोड़ा और जनरलाइज कर दिया है कि जो मैंने ऊपर लिखा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, एक तो ये पॉइंट हो गया कि कोई भी इवेंट है, ये हर इवेंट के लिए वैलिड है कि अगर मान लो इवेंट जो है सैंपल स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं तो, है ना। ये तो फिक्स ही बात है ना कि इवेंट सैंपल स्पेस को बिलोंग तो करेंगे, इंडिविजुअल इवेंट जो है सारे सैंपल स्पेस से निकल के आएंगे। तो अच्छा, एक सेकंड होल्ड करना। हम्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इवेंट जो होते हैं, कोई भी इवेंट, वो सैंपल स्पेस को तो बिलोंग करेंगे करेंगे,
क्योंकि जो भी इवेंट आप लोगे वो पर्टिकुलर सैंपल स्पेस में से ही लोगे ना, तो वो हमेशा लेस देन 0 से बड़ा और लेस देन 1 रहेगा या फिर उसके इक्वल, है ना। पहली चीज तो हम ये ड्रॉ करते हैं। सेकंड क्या है, फोर्थ मतलब यहाँ से लिख लो, ऐसा समझ लो कि कोई भी छोटे छोटे इवेंट्स हैं, मान लो कि इवेंट 1 बोल दिया मैंने, है ना, प्लस छोटा इवेंट 2 बोल दिया इवेंट 2 को, प्लस कोई तीसरा इवेंट E3 बोल दिया, इन सबकी प्रायिकता जुड़ के फाइनली आखिरी इवेंट जो होगा Pn, है ना, इन सबकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के बराबर रहेगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये E1 E2 हमेशा 1 के बराबर, मतलब कोई भी छोटे छोटे इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी आप फाइनली जोड़ोगे ना, तो हमेशा बड़े सैंपल स्पेस की एक जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके बराबर आएगी। जैसे मान लो मैं तुमको ऐसे बोल दूं कि डाइस में का तो सैंपल स्पेस आपके बने 1 2 3 4 5 6, है ना, तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है ये मैं निकालना बाद में सिखाऊंगा। देखो टोटल सैंपल स्पेस होते हैं जनरली, जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये एंड में बता दूंगा मैं सही से, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कैसे हैं, अगर मैं आपको बोलूं एक आने की क्या प्रायिकता है, तो फेवरेबल केस कितना हो, एक आने की, तो एक आने का प्रायिकता एक ही, मतलब फेवरेबल केस एक हुआ ना, 1 आने की ये एक केस हुआ, तो 1 बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 6, तो 1/6 की प्रायिकता हो जाती है। इसी तरीके से जब आप दो, मैं पूछूंगा 2 आने की क्या है, 3 आने की क्या है, 4 आने की क्या है, तो इन सबकी जब प्रायिकता निकालूंगा सबकी देखो 1/6 आएगी। तो जब तुम 1/6 को 6 बार जोड़ोगे, क्योंकि 6 इवेंट है अलग अलग, तो ध्यान से देखो 6 बार जोड़ोगे तो 6/6 होके आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर वाली प्रॉपर्टी, ये छोटे छोटे इवेंट्स की जब प्रोबेबिलिटी आप जोड़ोगे तो हमेशा वो टोटल जब सबकी प्रोबेबिलिटी जुड़ जाएगी तो हमेशा 1 के बराबर आएगी। समझ में आई ये ये वाली क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, चौथे वाली। यस सर। गुड, वेरी गुड। तो यस। छोटे छोटे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जब भी आप ऐड करोगे तो इट विल एड अप टू 1, ये हमेशा फिक्स बात है ना। तो ये मैं मिटा देता हूँ, तुमको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो नोट कर लेना, मिटा दो उसको मैं, छोटा जो नीचे लिखा है। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी, तो ये हो गया सिंपल। फिर इसके अलावा हाँ, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो तब आपको कैसे रखना है। और एक और उन्होंने बताया कि जब मान लो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाए से, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स ए एंड बी अगर हो गए तो, है ना, ए एंड बी क्या हो गए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए, तो आपको एक चीज तो क्लियर पता है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल ऑलवेज 1, है ना, क्योंकि आपने कल ही पढ़ा था जब एग्जॉस्टिव होते हैं इवेंट्स अलग अलग तो उन दोनों का यूनियन आप लेते हो तो टोटल सैंपल स्पेस के बराबर आता है। कल ही हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब निकाला था हमने तो फाइनली वो बना, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर आ गया था, कल ही पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि इसका ये होता है ए यूनियन बी इक्वल टू 1 होता है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला तुमको पता ही है क्या होता है, यूनियन का अभी अभी ऊपर निकाला है, तो उसको लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 आ गया आपका। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप 1 लिख रहे हो। जब इसको आप 1 लिख रहे हो और एग्जॉस्टिव इवेंट थे, है ना, मतलब इनका यूनियन हमेशा 1 आना था, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में तो आपने ये लिख दिया। अब मान लो एट द सेम टाइम में ये बोलूं कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, आर ऑल्सो, एक्चुअल में इसको आर ऑल्सो लिखो, आर ऑल्सो, अगर मैं ये बोल दूं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं तो एक्सक्लूसिव होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इंटरसेक्शन 0 होता है एक्सक्लूसिव में, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो, कॉमन कुछ बचता नहीं है। तो हेंस यहाँ से अतः जब जब दोनों इवेंट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमेशा 1 के बराबर आएगी। मतलब जो दो इवेंट बचे हैं उन दोनों की प्रायिकता आप जोड़ोगे वो हमेशा 1 आएगी। जब क्या हुआ, when A and B are mutually
exclusive and mutually exhaustive। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. आखिरी जो प्रॉपर्टी बताइए ना, इसका एक एग्जांपल अगले पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा ले लो कि ऑन टॉसिंग अ कॉइन, ऑन टॉसिंग अ कॉइन, ऑन टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, अब एक कॉइन टॉस किया आपने, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? सिंपल बताइए आपको, मतलब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। हेड बने, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो अब आप सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हेड आने की क्या प्रायिकता है? अभी बताया कि जितने मतलब ऊपर जो फेवरेबल केस है तो अपर टोटल नंबर ऑफ केस, तो हाफ हो गया। 1 आने की चांसेस है और टोटल 2 केस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो हाफ है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो क्या है, हाफ है। तो दोनों देखो ध्यान से, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि हेड आने से टेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और टेल आने से हेड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टेल है तो टेल आएगा, हेड है तो हेड आएगा, तो दोनों एक्सक्लूसिव भी हो गए और एट द सेम टाइम ये एग्जॉस्टिव भी हो गए। एग्जॉस्टिव क्यों हो गए? कि जब आप इनका यूनियन करोगे तो कुछ भी यूनियन करोगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन टी, या मतलब ऐसा कर लो कि कोई इवेंट है एच बोल दिया यूनियन टी, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और वही इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी के, जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई है। तो ये यूनियन और ये 1 ये बराबर आ गए, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो 0 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन टी विल कम एट 0। क्यों? क्योंकि एच आने से टी को कोई मतलब नहीं है और टी के आने से एच को कोई लेना देना नहीं है, दोनों की प्रायिकता सेम है बट इवेंट अलग अलग है ना। हेड आने पे टेल का कोई कोरिलेशन नहीं है और टेल आने से हेड का कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये एट द सेम टाइम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए, एग्जॉस्टिव भी हो गए और तुम्हारी लास्ट प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। मतलब यूनियन आपने निकाला तो वो 1 भी आ गया, प्लस वो इंडिविजुअल दोनों की प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर भी है। जो अभी प्रोबेबिलिटी अभी आपने क्या पढ़ी थी नीचे पिछले पेज पे, यही तो पढ़ी थी कि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, ये पढ़ी थी आपने। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एग्जॉस्टिव है तो ये चीज जो यूनियन 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? पी एच प्लस पी टी माइनस पी एच इंटरसेक्शन टी। अब मैं आपको बोल दूं कि ये एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव से तो 1 आ गया है ना, एक्सक्लूसिव भी है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा बेटा, एग्जॉस्टिव से सॉरी एक्सक्लूसिव से ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या आ गया? पी एच प्लस पी टी। तो आपको पी एच की वैल्यू भी पता है, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1 बराबर 1, हेंस प्रूव्ड। मतलब एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट अगर आपके होंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी, दोनों इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर ही आएंगी। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब केस में क्या था कि एच एंड टी हमने क्या सोच लिए थे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया था कि ठीक है दोनों केस में, तो आपने ये ले लिया। अब मान लो आप ये अज्यूम मत करो कि एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव अज्यूम मत करो, लेकिन आप ये सोचो कि अगर मैं इसमें ऐसा केस ले लेता, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच में ऐसे ले लेता, मतलब दी होती मुझे हाफ ना देके 1/4 दी होती मान लो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मुझे दी होती 3/4, ठीक है, ये दी हुई होती, तो देखो मैं जब दोनों का इनका सम करूंगा इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल सम करने पे मुझे क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी करूंगा तो 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पढ़ रहे हैं एक्सियोमेट्रिक अप्रोच, जो है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ये कहना चाह रही है कि आपके इंडिविजुअल उनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, आप इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालोगे और कंप्लीट सैंपल स्पेस की जो प्रायिकता है 1, वो हमेशा इंडिविजुअल इवेंट्स के बराबर ही रहने वाली है। इससे एक बात और प्रूव हो गई कि भाई जब भी आप अलग अलग इवेंट्स की चाहे प्रायिकता की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, लेकिन दोनों का इंडिविजुअल सम हमेशा 1 होना चाहिए, चाहे उनकी आपस में कुछ भी वैल्यू हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0.1 आए, इसकी वैल्यू 0.9 आए, इसकी वैल्यू 0.2 आए, इसकी वैल्यू 0.8 आए, क्योंकि हमेशा इन दोनों को जुड़ने के बाद 1 ही रहना है। क्योंकि एक्जियोमेट्रिक अप्रोच में आपने यही पढ़ा है कि दोनों इंडिविजुअल मतलब जो सैंपल स्पेस है उसकी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा उनके डिफरेंट सम के बराबर होगी, जो इवेंचुअली एंड अप विद 1।
ठीक है, जुड़ने के बाद सारे इवेंट। ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई एक तो। फिर अब ऐसा भी कर सकते हो कि आपको अगर फिक्स पता है, मान लो कि किसी उसमें एक ही इवेंट होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है। मान लो जैसे इसी केस में मैं ऐसे मान लेता है थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आपको पता होती कि 1/4 है, ये गिवन है आपको, है ना, ये गिवन है। और मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकालनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकालनी है, तो आप कैसे निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी? आप ऐसे भी निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का इंडिविजुअल सम जो है हमेशा 1 रहने वाला है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आप कैसे निकाल सकते हो कि 1 माइनस पी एच कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जो आपको पहले से पता है। जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकालोगे तो 1 में से जो गिवन प्रोबेबिलिटी है आप उसको घटा दोगे, तो आपका आंसर क्या आ गया? 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक किसी की प्रोबेबिलिटी पता है जो श्योर शॉर्ट इवेंट है, सपोज 2 ही इवेंट होने वाले थे, उसमें से एक इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी पता है, तो आपको अदर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके हमेशा मिल जाएंगी। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट की अगर गिवन है तो दूसरे की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस गिवन वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे आप, तो मिल जाएगी आपको यहाँ से ये चीज। ठीक है, पीटी इक्वल्स टू 1 माइनस पी एच, एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि एक की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक 1 माइनस पी एच हो जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है एक, वो भी क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन आउटकम के वैलिड है उसमें। अगर आपने एक्सियोमेटिक अप्रोच की अगर आप बात कर रहे हो कि सबका समेशन भी 1 रहना चाहिए, है ना, एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो कंडीशंस क्या क्या हैं, तो उन उसके चक्कर में एक इन्होंने वो बनाया हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये नोट करना है। तो एग्जाम्पल ये है, ठीक, कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, तो वो कह रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वैलिड है। ठीक है, विच कॉम्बिनेशंस, ठीक है, आर वैलिड इफ तुमको क्या दिया हुआ है, एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है S बराबर W1, W2, W3, W4, W5, W6, छह आउटकम का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सैंपल स्पेस दिए हुए हैं, और वो तुमको सवाल पूछने वाला है। तो ए ऑप्शन में क्या है? W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6, 6 तरीके के कॉम्बिनेशन है। तो पहले ऑप्शन में दिया है कि अगर सबकी प्रायिकता 1/6 हो, ठीक है। बी कॉम्बिनेशन क्या है? 1 हो ये, बाकी सारे 0 हो, ठीक है। सी मतलब इंडिविजुअल इवेंट हो गए। W1 क्या है? आउटकम है ना, इंडिविजुअल, तो उनकी प्रायिकता उसने संभावनाएं जो है प्रायिकता की वो दे रहा है कि ऐसे अगर कॉम्बिनेशन होंगे तो क्या वो वैलिड है कि नहीं प्रायिकता के हिसाब से, ठीक है। तीसरा कॉम्बिनेशन दिया उसने 1/8, 2/3, 1/3, 1/3, -1/4 एंड -1/3, ठीक है। डी एक ऑप्शन दिया हुआ है तुमको 1/12, 1/12, 1/6, 1/6, 1/6, 3/2, ठीक है। ई एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आखिरी वाला 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कौन से इसमें से वैलिड है, कौन से इसमें से वैलिड नहीं है, तो जरा बताओ मुझे। तुमको तो मुझसे भी ज्यादा आ गया, वेरी गुड, शाबाश। देखो तुमने कैसे बनाया कॉम्बिनेशन, पहले देखो सबके सम करोगे तो ये पहला कॉम्बिनेशन में 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, मतलब ये तो आपको वो मिल गया, चीटिंग हो गई, ये तो एग्जांपल मैंने पहले ले लिया था। तो 6/6 हो गया, आंसर आ गया 1, तो ये वैलिड है, ठीक है। सबकी इंडिविजुअल आउटकम की आपने प्रायिकता निकाली और उनको जोड़ दिया और वो अगर 1 के बराबर है तो ये वैलिड है। बी क्या है? बी में क्या है? 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0, दैट इज अगेन 1, वैलिड, ठीक है। सबकी प्रायिकता 0 हो सकती है किसी भी इवेंट की और किसी की 1 भी हो सकती है, ये भी बता रखा है मैंने। थर्ड, जो मैंने कंडीशंस लिखाई है बस उनको अच्छे से समझ के, मैंने अब तो लेक्चर भी अपलोड कर देता हूं मैं, तो अगर तुमको पता लगे कि सर ने क्या बोला था यहाँ पे तो आप लेक्चर पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से बस जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई हैं उनको अच्छे से देख लो और समझ लो, बस फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज है, रटोगे तो भूलोगे। थर्ड केस में सिंपल है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव,
probability of an event cannot be negative, तो नेगेटिव नहीं हो सकती है, दैट मीन्स दिस इज नॉट वैलिड। डी ऑप्शन पे बात करेंगे अब। डी ऑप्शन में क्या है, एक देखो आखिरी जो W6 है, डी ऑप्शन में W6 की प्रायिकता दे रखी है 3/2। 3/2 क्या होता है 1.5। 1.5 मीन्स ग्रेटर देन 1 हो गया ये, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो सकती है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो डी ऑप्शन नॉट वैलिड। आखिरी ऑप्शन ई। ई में क्या है, जब आप सबको ऐड करोगे 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6, फाइनली दिस विल एड अप टू 2.1। अगेन दिस इज नॉट वैलिड, है ना, ये 1 से आगे निकल गया मतलब नॉट वैलिड। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। सैंपल और ले लेते हैं ये वाला, कि इसमें दिया हुआ है कि मान लो आपके पास सैंपल, आपके पास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ये बोला गया है कि अगर आपने प्रोडक्शन कर रहे हो, पेन की प्रोडक्शन हो रही है ना, एक फैक्ट्री में पेन की प्रोडक्शन हो रही है, पेन की क्वालिटी को हम चेक करेंगे, क्वालिटी टू बी चेक्ड एज, अगर वो बैड है, अगर वो डिफेक्टिव है, अगर डिफेक्टिव पेन हुआ बेटा, डिफेक्टिव अगर वो डिफेक्टिव पेन हुआ तो हम बी से बोलेंगे, मतलब बैड पेन। और अगर वो गुड पेन हुआ तो हम बोलेंगे गुड मतलब जी पेन, ठीक, गुड मतलब जी और डिफेक्टिव मतलब बैड पेन मतलब बी, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसने हमको कुछ सैंपल पॉइंट दिए हैं, मतलब गिवन है हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है, कि जब तीनों ही पेन खराब हो जाए, है ना, जब 2 पेन खराब हो, एक सही हो, है ना, पहला खराब हो, दूसरा सही हो, तीसरा खराब हो, मतलब हेड टेल हेड है वो उसी की तरीके से इसने कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, एक अच्छा पेन हो, 2 खराब पेन हो, ठीक है। फिर जीबीबी हो गया, अभी पहला वाला गंदा हो, दूसरे वाले अच्छे हो, फिर पहला अच्छा, दूसरा गंदा, फिर तीसरा अच्छा, गुड बैड गुड, फाइनली गुड गुड बैड, और फिर गुड गुड गुड, गुड गुड गुड। तो ये 8 आपके बन गए शायद, है ना, 4 और 4 2 4, हाँ 8 बन गए। तो ये सैंपल स्पेस आपको गिवन है ना। अब उसमें ये बोलना चाह रहा है वो, अब मैं इसमें से एक ये इवेंट्स मान लो अलग अलग, है ना, इसको मान लेते हैं E1 E2, इस तरीके से आप अलग अलग इवेंट मान लो या आउटकम मान लो, W1 W2 कुछ भी मान लो। तो किसी भी एक इवेंट के होने की प्रायिकता तो सिंपल पता ही है तुमको, अगर तुम ऐसे निकालोगे तो एक इवेंट कोई भी इनमें से होने की क्या संभावना है, एक वो केस और बाकी टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 1/8। इसी तरीके से इन सब की प्रायिकता भी अपने आप 1/8 हो गई, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, सबकी प्रायिकता 1/8 हो गई इस तरीके से। अब मान लो तो तुम तब सबको इंडिविजुअली ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा, 8/8 आ जाएगा, एंड दैट मींस 1। लेकिन अब ये कुछ और कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ए एक इवेंट मान लेते हैं, ए इज एन इवेंट जहां पे देयर इज एग्जैक्टली ठीक है, वन डिफेक्टिव पेन, ठीक है। तो एक ऐसा इवेंट है जहां पे एग्जैक्टली एक ही डिफेक्टिव पेन होगा, तो एक डिफेक्टिव पेन वाले आप केसेस ऐड कर लो, जैसे कौन से हैं एक डिफेक्टिव पेन वाले, बैड गुड गुड, ठीक है, गुड बैड गुड, गुड गुड बैड, ठीक है, ये 3 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जिसमें से क्या है, सॉरी मैंने कॉमा गलत जगह लगा दिया, ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे जो बोल रहा है कि केवल एग्जैक्टली एक ही पेन डिफेक्टिव होना चाहिए, वो वाला केस था। सेकंड केस वो बोल रहा है, मान लो बी एक इवेंट है जहां पे देयर आर एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन, देयर आर एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव पेन। एटलीस्ट का मतलब पता रखा है मैंने, कम से कम मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कितने भी ले लो, बट कम से कम 2 पेन जरूर डिफेक्टिव होने चाहिए, वो सारे केस लेने हैं आपको। तो एक तो आ जाएगा बैड बैड गुड,
एक आ जाएगा बैड गुड गुड बैड गुड बैड, एक आएगा गुड बैड बैड, और फाइनली एक आ जाएगा बैड बैड बैड। देखो इसमें दो केस हो गए, वो कह रहा है कम से कम दो होने चाहिए, इसमें दो हो गए, इसमें दो हो गए, इसमें दो हो गए, और इसमें भी दो हो गए, इसीलिए हम 3 वाला केस लेते हैं कम से कम में। कई बार बता चुका हूँ, एटलीस्ट मतलब कम से कम आप वो उतनी उतनी जरूरत पूरी करो, उसके बाद ज्यादा आप कितने भी ले लो, वो क्योंकि वो बोल रहा है कम से कम दो होने चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम। अब वो बोलता है एटमोस्ट दो, कि ज्यादा से ज्यादा दो ले लो, फिर कम चाहे कितने भी मत लो, पर ज्यादा से ज्यादा दो लेने उस केस में, वो एटमोस्ट का केस है, एटलीस्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये बी के कॉम्बिनेशन हो गए। अब आप इनकी प्रायिकता निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेट्स से। तो देखो अगर इंडिविजुअल ए की बात कर रहा हूँ अभी, इवेंट ए की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करेंगे अभी हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो जो भी है वो किसके बराबर होगी, उसके जो इंडिविजुअल इवेंट है इनकी प्रायिकता जोड़ लेंगे, ठीक है, जो हमें गिवन है 1/8 1/8 1/8। तो और जोड़ते हैं जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, उसकी इंडिविजुअल मान लो E1, इसको E1 नहीं, इसको मान लेते हैं W1 W2 एंड W3, इसके इंडिविजुअल इवेंट को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W3, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। मतलब इंडिविजुअल आप ऐसा समझ लो कि एक कंप्लीट सेट ऑफ सैंपल स्पेस है, इसके इंडिविजुअल एलिमेंट की आप निकालोगे तो वो भी उस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए, मतलब इस पूरे सैंपल स्पेस की जो वैल्यू है उसके बराबर इन तीनों का सम आना चाहिए इंडिविजुअल का। अभी अपने हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो 1/8 होती है सबकी प्रोबेबिलिटी, अभी अभी पढ़ा है हमने, 1/8 1/8 1/8 आएगा, तो ये आंसर आ गया 3/8, ठीक है, सिंपल है, 3/8 आ गया। और एक्चुअल में आप जरा ए को इंडिविजुअल छोड़ दो, अब इंडिविजुअल छोड़ दो और आप ओवरऑल कंसीडर करो कि जब मैं बोलूंगा देयर इज एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव पेन, तो ऐसे कैसे कितने केस हो गए, 3 केस, टोटल 3 केस, और आउट ऑफ कितने 8 में से, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी भी 3/8 आ गई। तो मतलब देखो ये इंडिविजुअल भी बराबर आ रहा है, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ गुड। सर एक ऐसे काम कर रहे हैं क्या, सर, क्वेश्चन बोल के आ रहा है। वही तो बता रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, एग्जांपल है, मैं बता तो रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक इवेंट दे दिया, मतलब प्रूफ कर रहे हैं कि ऐसे करो या ऐसे, आंसर एक ही आएगा। हाँ मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको इंडिविजुअल भी आपने जो केस लिया है उस इवेंट को भी आप ब्रेक करोगे अलग अलग उसके अपने अपने इंडिविजुअल इवेंट्स में, तब भी वो उसके सम के बराबर ही आएगा जो उसने बोला है एक्सोमेट्रिक केसेज में, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट की बात नहीं हो रही है, इक्वली लाइकली इवेंट जो अगली क्लास में आएंगे उनमें तुम थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, फिर ये सब तुमको ऐसे रटने की और समझने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ऐड करो या ये करो, कुछ नहीं करना उसमें, बता देता हूँ, ये समझ लो एक बार। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप निकालोगे कि मान लो इसके इवेंट को आप मान लो B1 B2 B3 एंड B4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ऐड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 में, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 में ऐड करोगे, फिर फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 ऐड करोगे। तो जब ऐड करोगे तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 4/8 दैट इज हाफ। और एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे तो क्या निकलेगी, टोटल 4 केस हैं, 4/8 बराबर हाफ। मतलब ये चीज अभी मैंने तुमको बताई नहीं है ना, ये जो रेड में मैं लिख रहा हूँ ये चीज मैंने अभी तुमको बताई नहीं है, क्योंकि अभी हम इक्वली लाइकली इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं वो बताऊंगा तो वो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। तो ये भी हाफ आ गई, ये भी हाफ आ गई, इसका मतलब ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है, कि जब भी एक्सियोमेटिक अप्रोच आएगी तो आप इंडिविजुअली जितने भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो हमेशा ओवरऑल उस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी के बराबर ही आएगी एनीवे, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट जो मैं बता रहा था वो क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट मतलब कि कोई भी आउटकम है ना वो दूसरी आउटकम के बराबर ही उसके चांस है आने के। मतलब जैसे मान लो एक के, जैसे मैं तुमको बोलूं फॉर एग्जाम्पल, ये नोट कर लिया सबने या नए पेज पे जाऊं मैं? यस सर। यस सर, हो गया। देखो इक्वली लाइकली इवेंट की बात कर रहा था, दैट इज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, या आउटकम्स, सॉरी नॉट इवेंट्स एक्चुअली, इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब जो आउटकम की वैल्यू दूसरे के बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो कि भाई अलग अलग तुम करोगे। जैसे मान लो आपने
कोई डाइस में का, तो 1 2 3 4 5 6 आपके सैंपल स्पेस बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक आने की प्रायिकता जो है वही सेम प्रायिकता 6 आने की भी है, क्योंकि चांसेस सबको बराबर मिलेंगे। तो इक्वली लाइकली इवेंट इसी को बोलते हैं कि सबकी जो है प्रायिकता जो है संभावता बड़ी मतलब बराबर हो, दैट इज योर इक्वली लाइकली इवेंट, है ना। तो इसका मतलब होता है कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट मस्ट बी सेम, मतलब कि तो सबके आने की जो आउटकम के आने के चांसेस हैं वो लगभग बराबर होंगे या सबके सेम ही होंगे, तो इसीलिए इनको जो है इक्वली लाइकली इवेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जरा मैं बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने पहले ही बता दिया है, बस उतना ही डिस्कस कर पाएंगे आज। कि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगी, कि पहले मैं लिखा देता हूँ फिर ये प्रोबेबिलिटी पे पहुंचेंगे। मान लेते हैं लेट एस बी सैंपल स्पेस, है ना, बी अ सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस आपके एस है ना, और ई एक इवेंट है, ई इज एन इवेंट सच दैट नंबर ऑफ टर्म्स इन सैंपल स्पेस इक्वल टू एन, इसने बोल दिया थोड़ी देर के लिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू एन, है ना, मतलब एम, सॉरी। तो मान लो कि सैंपल स्पेस में टोटल जो सैंपल पॉइंट है वो एन है, मतलब नंबर जितने हम गिनते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, मतलब ई की जो प्रोबेबिलिटी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, अगर इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, मतलब कि सबके आने की संभावना अगर बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, उस इवेंट की प्रायिकता हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब फेवरेबल केसेस इन एम, मतलब इवेंट में ई में जितने फेवरेबल केस हैं या फेवरेबल टर्म पॉइंट हैं या टर्म्स हैं उतने सैंपल पॉइंट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट जो कि एन है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। इसको और अच्छे से भाषा में ये लिखने के लिए ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ outcomes favorable to E, ठीक है, to E upon total possible outcomes। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि जितने फेवरेबल केस हैं, मतलब जो कहना चाह रहा है, मान लो किसी की प्रायिकता पूछेगा तो जितने फेवरेबल केस हैं वो ऊपर आएंगे और टोटल केस आएंगे हमेशा नीचे। मतलब जैसे एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, a coin is tossed 2 times, तो सैंपल स्पेस तुरंत दिमाग में आ गए होंगे, 4 बनेंगे। तो कौन कौन से, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये 4 सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा। तो अब मैं पूछूं तुमसे कि एग्जैक्टली 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है, एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, है ना, की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या बोलोगे फॉर्मूले के हिसाब से कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। अब जो इवेंट है कि 2 हेड आने के कितने केस बनेंगे, 2 हेड आने के केस लिख लो तुरंत। 2 हेड आने का बेटा एक ही केस है, तो इसमें सैंपल पॉइंट कितना है, एक, तो आपका एक केस ऐसा हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं, 4। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ जब ई निकालोगे, मान लो ये एक ई इवेंट था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो टोटल फेवरेबल केस कितने ऊपर, एक, अपन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी है बेटा, 4। टोटल सैंपल स्पेस 4 है ना, तो पॉसिबल आउटकम 4 है, तो 1/4 आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। तो जब कभी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप इस तरीके से इन फॉर्मूले का यूज करोगे कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो इस इवेंट के बारे में हो रहे हैं वो ऊपर आएंगे, अपन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो नीचे आएंगी, तो आप इजीली उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। समझ में आया? यस सर।